Hello friends, how are you all? I'm Valia and today I'm going to discuss PYQs of November 2020. In the previous lessons, I have completed 60 questions. So now today class, I have started towards the 60. So the question is the concepts of the education which will be assented to by Vedanta philosophy. आपको एजुकेशन का कंसेप्ट बताना है अकॉर्डिंग टू वेदांता फिलॉसफी, तो वो क्या होगा? अवेकनिंग ऑफ इंटेलिजेंस विद ऑल द 3 क्यूज, IQ, इमोशनल, EQ एंड स्पिरिचुअल, जो आता है आपके प्रॉपर इंटेलिजेंस, एंड आता है हमारा वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, या फिर रेप्टिलियन लीडरशिप मॉडल, या फिर एजुकेशन फॉर ऑल। तो अगर हम वेदांता फिलॉसफी को थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर देना कि इसमें किसकी बात ज्यादा की गई थी। तो जो वेदांता फिलॉसफी है ये 2 वर्ड से मिलकर बनी है। वेदा किसको रेफर करता है? 4 सेक्रेड वैदिक टेस्ट को। अंता, अंता का मतलब क्या होता है? एंड। वेद का मतलब होता है वैदिक टेस्ट, जो 4 सेक्रेड हैं। द वर्ड वेदांता लिटरली मींस द एंड ऑफ वेदास एंड ओरिजिनली रेफर टू द उपनिषद्स। वेदांता जो होती है इसका जो मतलब है, लिटरली जो इसका मीनिंग है वो है एंड ऑफ वेदास, और ओरिजिनली इसको किस चीज से रेफर किया जाता है? उपनिषद से। तो वेदांता जो होती है वो कंसर्न होती है जनाकांदा और नॉलेज सेक्शन ऑफ द वेदास, जिसको हम की नॉलेज होना वेदास की, उसको हम उपनिषद कहते हैं। According to Vedanta, there are 2 types of education, Paravidya and Aparavidya. जो पाराविद्या है हमारी वो हायर विद्या कहलाती है हमारी, और जो अपारा विद्या की वो मटेरियलिस्टिक होती है तो वो हमारी लोअर विद्या कहलाती है। किसके हिसाब से? जो हमारे मुंडका उपनिषद में जो दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग। पारा विद्या जो होती है वो हायर नॉलेज होती है, जिसका मतलब क्या होता है? इम्पेरिशेबल, मतलब बिल्कुल स्पिरिचुअल नॉलेज जिसको बोलते हैं आप, अपार्ट फ्रॉम द इंटेलेक्चुअल नॉलेज। ये इंटेलेक्चुअल नॉलेज का पार्ट है हमारी अपारा विद्या, जो हमें क्या देती है? एक रिलीफ देती है। किस बेसिस पर रिलीफ देती है? कि क्योंकि मटेरियलिस्टिक विद्या होती है हमारी कि आपके सोर्स ऑफ अर्निंग कैसे, आप कितना कमा पाते हैं अपने जीवन जीने के लिए विद नेम एंड फेम इन द सोसाइटी, बट इट कैन नॉट पुट एन एंड टू द सफरिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि इस विद्या को पाने के बाद आपकी सारी सफरिंग्स खत्म हो जाएंगी, क्योंकि जब तक आप रहोगे, जब तक आपकी डिजायर्स रहेंगी, ऐसी डिजायर्स रहेंगी जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आपके लाइफ में पैशंस भी रहेंगे, डिजायर्स भी रहेंगी। लेकिन जो पारा विद्या होती है, अगर आपको पारा विद्या मिल जाती है तो इट मींस आपको स्पिरिचुअल नॉलेज अच्छे से मिल जाती है। लेकिन जो अपारा विद्या है वो हमारी जो आजकल जो मटेरियलिस्टिक है कि आप अपने जीने के लिए किन किन चीजों को आपको अर्निंग करनी पड़ती है, आपकी कितनी डिजायर्स हैं, आप कैसे अपनी लाइफ को फुलफिल करते हैं, ये सब आपका अपारा विद्या में आता है। विवेकानंद के अकॉर्डिंग जो रियल एजुकेशन है वो है विच इनेबल्स वन टू स्टैंड ऑन हिज ओन लेग्स। विवेकानंद जी कहते थे रियल एजुकेशन ही वो है कि आप कैसे अपने पैरों पर खड़े हो पा रहे हैं। तो वेदांता टीचेस दैट निर्वाणा कैन बी अटेन हेयर एंड नाउ। वेदांता क्या कहते हैं कि जो वेदांता कहते हैं कि जो निर्वाण है ना वो आप अटेंड कर सकते हैं कभी भी, यहाँ पर भी। दैट वी डू नॉट हैव टू वेट फॉर द डेथ टू रीच इट। निर्वाण को अटेन करने के लिए आपको डेथ होना जरूरी नहीं है, आप उसे अपनी लाइफ में अटेन कर सकते हैं। ये वेदांता फिलॉसफी कहती थी। इसका एम क्या था एजुकेशन का? द अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन इज टू प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर द रियलाइजेशन ऑफ ब्रह्मा। वेदांता का एम ये था कि अल्टीमेट एम क्या हमारे एजुकेशन का, कि आप बच्चे को प्रिपेयर करें कि वो ब्रह्मा को रियलाइज करे। एजुकेशन का मतलब ये है कि आप सेल्फ फुलफिलमेंट होने चाहिए एंड प्रोवाइड फ्रीडम फॉर मटेरियल डिजायर्स एंड अटैचमेंट। जो आपकी लाइफ की जरूरतें हैं, जो मटेरियल है जिसकी आपको जरूरत है, जिससे आप कहीं ना कहीं अटैच है, वो कहीं ना कहीं पाने के लिए आपको थोड़ी सी फ्रीडम भी देनी चाहिए। एजुकेशन मस्ट प्रोवाइड नॉलेज फॉर द क्रिएटिविटी। एजुकेशन देनी चाहिए ताकि आपके पास क्रिएटिविटी की नॉलेज हो, एंड परसूट ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन, और कहीं ना कहीं अपने कल्चर और सिविलाइजेशन को भी दर्शाएं। एजुकेशन शुड मेक लाइफ वर्थवाइल, पर्पसफुल एंड रिलेवेंट। एजुकेशन आपकी लाइफ को बहुत पर्पसफुल बना देती है, बहुत मीनिंगफुल बना देती है, बहुत रिलेवेंट बना देती है। नॉलेज से क्या होता है? नॉलेज से आपके माइंड में जितने भी फेयर होते हैं, जो भी डार्कनेस है वो सब खत्म हो जाती है, जो भी डर है वो खत्म हो जाता है। रिलीजन डोमिनेटेड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। आपका जो रिलीजन है वो कहीं ना कहीं आपको हर लाइफ के हर एस्पेक्ट पे आपको डोमिनेट करता है। नेशनल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे, सोशल एजुकेटिव प्रोसीजर्स पे, आप कैसे आप अपनी एजुकेशन लेने के बाद कैसे आप उसको यूज करते हैं। इससे जो एजुकेशन होती है वो कहीं ना कहीं आपके रिलीजन से मैच आउट करती है कि जो आपके बिलीव्स हैं, आप अपनी लाइफ को कैसे स्पेंड करते हैं। तो ये सब चीजें हमें वेदांता फिलॉसफी में कही गई थी। तो अगर हम उसके अकॉर्डिंग देते हैं तो वेदांता फिलॉसफी में जो बात कही गई है, कहीं ना कहीं इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कही गई है, एजुकेशन फॉर ऑल की बात की है। इन्होंने एजुकेशन पे बहुत इंपॉर्टेंस दिखाई है, और आपके पास ये तीनों इंटेलिजेंस होने चाहिए कि आपके पास स्पिरिचुअल नॉलेज भी होनी चाहिए, आपके पास इमोशनल नॉलेज भी होनी चाहिए। ये सब चीजों के बारे में बच्चा पढ़ना भी चाहिए। एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपके सारे डाउट्स और डॉगमा सब खत्म हो जाएंगे। आप पढ़ेंगे तो आपके पास लिवलीहुड की, आप कैसे अर्न करना है आपको, वो सब चीजें आपके पास आ जाएंगी। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन हो जाता है A, C and E।
सर्व शिक्षा अभियान अडॉप्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग, जो आपका सर्व शिक्षा अभियान था इसके बारे में हमने काफी पढ़ा एजुकेशन में, तो ये किस चीज को अडॉप्ट करता है? जीरो रिसोर्स रूम पॉलिसी को, जीरो रिजेक्शन पॉलिसी को, जीरो एक्सेप्टेंस पॉलिसी को, या फिर जीरो होम बेस्ड एजुकेशन पॉलिसी को? देखिए, ये जो आपका सर्व शिक्षा अभियान था इसने अडॉप्ट किया था हमारा जीरो रिजेक्शन पॉलिसी। जीरो रिजेक्शन पॉलिसी इन दिस केस कि इसका मतलब ये था कि दैट नो चाइल्ड हैविंग स्पेशल नीड शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ द राइट टू एजुकेशन। अगर किसी बच्चे के साथ कोई भी डिसेबिलिटी है, बच्चे को स्पेशल नीड है, तो ऐसा नहीं है कि उसको आपको एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे, आपको उसको एजुकेशन भी प्रोवाइड करनी एक प्रॉपर एनवायरनमेंट में जो उसके लिए बेस्ट सूटेड हो, उसकी लर्निंग नीड्स के अकॉर्डिंग हो। जीरो रिजेक्शन पॉलिसी का मतलब था कि आप किसी को रिजेक्ट नहीं करेंगे। अगर किसी बच्चे के साथ कोई डिसेबिलिटी है तो उसका ऐसा नहीं कि उसके पास एजुकेशन का राइट नहीं है, आप उसे बेस्ट एजुकेशन देंगे बेस्ट एनवायरनमेंट में अकॉर्डिंग टू देयर लर्निंग नीड्स। और एसएसए ने क्या प्रोवाइड किया था? 3000 पर चाइल्ड फॉर द इंक्लूजन ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन। मतलब जहां आप डिसेबल बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपको उनको 3000 रुपीज भी प्रोवाइड किए गए थे पर ईयर, ताकि वो अपनी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इंक्वायरी ओरिएंटेड एक्टिविटी इन विच द इंफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम रिसोर्सेज ऑन द इंटरनेट ऑप्टिमली सप्लीमेंटेड विद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज कॉल्ड। जो आपका इंक्वायरी ओरिएंटेड एक्टिविटी है जिसके अंदर आपके पास इंफॉर्मेशन आती है किसी रिसोर्स से, इंटरनेट की रिसोर्स से, जो कहीं ना कहीं सप्लीमेंट है किसका? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का। वो कौन सा? डिजिटल टेक्नोलॉजी, वर्चुअल लर्निंग, ब्रिंग योर ओन डिवाइस, या फिर वेबक्वेस्ट? इसमें जो आंसर है हमारा वो आता है हमारा वेबक्वेस्ट। वेबक्वेस्ट आपका आंसर है कि जो इंक्वायरी ओरिएंटेड एक्टिविटी में आता है वो आपका वेबक्वेस्ट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच मेथड ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च, वो कौन सा मेथड है क्वालिटेटिव रिसर्च का जो फोकस करते हैं लैंग्वेज पे और मीनिंग्स पे, जो कि गिवन है किसी टेक्स्ट के लिए फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग एंड द शेपिंग नॉलेज एंड द बिहेवियर। आपको पता है नैरेटिव रिसर्च में क्या होता है? ऑटोबायोग्राफीज होती हैं, किसी के बारे में स्टोरीज होती हैं। ग्राउंडेड थ्योरी में आप बिल्कुल ग्राउंडेड रिसर्च करते हैं, बेसिक रिसर्च करते हैं। तो ट्रेंड एनालिसिस में ट्रेंड को एनालाइज किया जाता है। जो हमारे डिस्कोर्स एनालिसिस है इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। डिस्कोर्स एनालिसिस का मतलब होता है स्टडी करना, किसमें? स्टडी द वे सेंटेंसेस एंड अटरेंसेस, स्पीच के बारे में, गो टुगेदर टू मेक टेक्स्ट एंड इंटरेक्शंस, हाउ दोस टेक्स्ट एंड इंटरेक्शंस फिट इनटू आवर सोशल वर्ल्ड। कि आप को एनालाइज करना है किसको? सेंटेंस, जो सेंटेंसेस हम यूज करते हैं, जो अटरेंसेस हम जो स्पीच में हम यूज करते हैं, वो साथ मिलके कैसा टेक्स्ट बनाते हैं इंटरेक्शन करने में। सोशली जब आप इंटरेक्ट करते हैं तो आप किन चीजों को यूज करते हैं। इट शुड बी नोटिस्ड also that the discourse analysis is not just the study of the language but a way of looking at language as well। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता डिस्कोर्स एनालिसिस का सिर्फ आप लैंग्वेज की स्टडी करते हो कि लैंग्वेज कैसे बोली जा रही है, उसका क्या अभाव है, वो चीज भी देखी जाती है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा डिस्कोर्स एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज बेस्ट सूटेड फॉर असेसमेंट ऑफ सोशल स्किल्स। हम जानते हैं जब असेसमेंट की बात आती है, सोशल स्किल्स की बात आती है, तो असेसमेंट के लिए रूब्रिक्स सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास, तो इसलिए इसका आंसर आपका हो जाता है रूब्रिक्स। So next question is, establishment of diets was the result of one of the recommendations of, जो हमारा डाइट का establishment हुआ था वो किसके रिकमेंडेशन पे हुआ था? एजुकेशन कमीशन की, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, या फिर नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन? तो इसका अगर हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन थे 1986 में, इसमें इन्होंने कहा था, इन्होंने क्योंकि टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स के ऊपर बहुत फोकस किया था और ट्रेनिंग स्कूल्स जो थे वो अपग्रेड किए गए थे डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन में, डाइट्स में। जो आपके ट्रेनिंग स्कूल्स उनको डाइट्स में कन्वर्ट अपग्रेड कर दिया गया था, और जो आपके ट्रेनिंग कॉलेजेस थे वो अपग्रेड कर दिए गए थे आपके कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन में। और जो इंस्टीट्यूट्स थे आपके एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन को, जिसको हम आईएससी भी बोलते हैं, इनका जो प्रोविजन था वो ये था कि आपको रिसर्च और इनोवेशन में इंप्रूवमेंट कराई जाए। आईएससी जो डिपार्टमेंट बनाए गए थे वो रिसर्च और इनोवेशन के लिए ही बनाए गए थे, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में टीचर एजुकेशन के बारे में बात की गई थी, और डाइट्स का एस्टेब्लिशमेंट भी इसी पे हुआ था, इसी पॉलिसी के बाद। फिर आता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ इंडियन इनिशिएटिव्स। आपको इसमें इंडियन इनिशिएटिव्स के बारे में बताना है। कॉर्सेरा, एडसी, ई ज्ञान कोश और ओपन स्टैक्स। देखिए जो तीनों है ना आपकी, ये सारे इंटरनेशनल हैं। इसमें इंडियन जो है आपका सिर्फ ई ज्ञान कोश है। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज आर द टीचिंग, लर्निंग एंड द रिसर्च मटेरियल्स। ये आपके टीचिंग, लर्निंग और रिसर्च मटेरियल्स हैं जो कि हर मीडियम में आपको अवेलेबल हैं, डिजिटली अवेलेबल हैं। और ओईआर क्या होता है? ओपन एजुकेशनल रिसोर्स। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये आपको प्रोवाइड करते हैं अफोर्डेबल मटेरियल, क्योंकि डिजिटल आपको इजीली मिल जाता है, इनके लिए मोस्टली आपको कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ती स्टूडेंट्स के लिए, एंड अलाउज फैकल्टी टू एनहांस देयर ओन वर्क। इसमें कहीं ना कहीं फैकल्टी के लिए भी एक ऑप्शन होता है कि आप अपने वर्क को इनहेंस करें, एंड प्रोवाइड्स फैकल्टी विद द कंटेंट फॉर द क्लासेस। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्लासेस के लिए जो कंटेंट चाहिए होता है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है।
जो हमारा ई ज्ञान कोश है वो एक नेशनल रिपोजिटरी है फॉर स्टोरिंग द डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज, जो कि डेवलप की गई थी बाय द ओपन एंड द डिस्टेंस लर्निंग इंस्टीट्यूशंस। और ये ई ज्ञान कोश का जो ओपन करने का जो था वो किसने किया था? इग्नू ने किया था। हमारा ई ज्ञान कोश इग्नू ने किया था, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस लर्निंग इंस्टीट्यूशंस के लिए किया था। वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल की जरूरत भी पड़ती है और कहीं ना कहीं फैकल्टी को भी जरूरत पड़ती है अपनी क्लासेस को अच्छा बनाने के लिए, कुछ ना कुछ कंटेंट चाहिए होता है। जो कोर्सेरा था आपका, वो आपका अमेरिकन मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स था, और जो आपका एडसी था वो फ्रांस का इनिशिएटिव था। ओपन टेक्स्ट भी आपका बाहर का था, तो इसलिए ई ज्ञान कोर्स जो था आपका ये ओपन एजुकेशनल रिसोर्स है, जो कि इंडियन इनिशिएटिव्स के अंदर आता था। तो इसलिए इसका आंसर हमारा ई ज्ञान कोर्स हो जाएगा। मैं मोस्टली क्वेश्चन ये सारे मैं इसलिए लेकर आई थी, हो सकता है इस बार कोर्सेरा पे ओपन टेक्स्ट पे कोई क्वेश्चन आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका इंडियन इनिशिएटिव कौन सा था और इंटरनेशनल कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द क्वालिटी ऑफ रिफ्लेक्शन इज डिटरमाइंड बाय द एबिलिटी। जो आपका रिफ्लेक्शन की जो क्वालिटी होती है ना, वो किस चीज को डिटरमाइन करती है? किस एबिलिटी को डिटरमाइन करती है? टू मैच टीचिंग बिहेवियर टू द एस्टैब्लिश्ड कोड्स। जो आपका टीचिंग बिहेवियर है, जो आपकी प्रोफेशनलाइजेशन है, वो अकॉर्डिंग टू जो होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं। क्वालिटी ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? कि आप अपने आप को जज कर रहे हो, आप अपनी टीचिंग को जज करना कि आज मैंने जो पढ़ाया था उसमें कोई मिस्टेक्स होनी है, अगर है तो मैं उसे कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। तो क्वालिटी ऑफ रिफ्लेक्शन ये आता है आपका। फिर आता है आपका रीजन इन द टेक्निकल अप्रोच। अगर हम टेक्निकल अप्रोच के बेसिस पे देखते हैं, टू द रिफ्लेक्शन प्रोपोजिशनल नॉलेज and technical approach to reflection propositional knowledge is reflected upon and then applied to practice। इसमें अगर आपको पता होगा propositional knowledge कहते किसे हैं, तो आपके लिए आंसर देना आसान हो जाएगा। टेक्निकल अप्रोच में जो रिफ्लेक्शन प्रोपोजिशनल नॉलेज होती है, मतलब जो आपका अपना बिलीफ है, जो आपकी अपनी नॉलेज है, आप उसे कैसे रियल लाइफ सिचुएशन में लेकर आते हैं, आप कैसे उसको प्रैक्टिस में लेके आते हैं, कैसे आप अपनी कहते हैं ना कॉन्क्रीट नॉलेज को एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बातें यहाँ दोनों की ठीक है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन नहीं है। यहाँ पे बात की जा रही क्वालिटी ऑफ रिफ्लेक्शन की, और यहाँ पर बात की जा रही प्रोपोजिशनल नॉलेज की। तो ये मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। जो आपका रिफ्लेक्टिव टीचिंग है, वो एक वो प्रोसेस है जहाँ पे टीचर्स थिंक करते हैं ओवर देयर टीचिंग प्रैक्टिसेस, कि हमने जो टीचिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको एनालाइज करना कि हमने जो पढ़ाया है उसमें और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है कि नहीं, अगर कुछ चेंज करना है तो हम कैसे चेंज करें, हमारे और अच्छे लर्निंग आउटकम्स आए। इट ऑपरेट्स एज एन अम्ब्रेला टर्म। ये बिल्कुल एक अम्ब्रेला टर्म की तरह है, जो कि डिनोट करती है अलग अलग अप्रोचेस को, कि आप टीचिंग में क्या क्या इन्वेंटरीज लेके आ सकते हैं, आप कैसे अपनी ऑब्जर्वेशन प्रोटोकॉल्स को बढ़ा सकते हैं, अपना सेल्फ असेसमेंट आप कैसे कर सकते हैं, कैसे आप स्टूडेंट्स की इवैल्यूएशन कर सकते हैं। व्हेन टीचिंग रिफ्लेक्टिवली, इंस्ट्रक्टर्स थिंक क्रिटिकली अबाउट देयर टीचिंग एंड द प्रॉब्लम। जब आप टीचिंग रिफ्लेक्टिवली करते हो, तब आप अपनी चीजों के बारे में सोचते हो, रिफ्लेक्ट करते हो, तो कहीं ना कहीं जो इंस्ट्रक्टर होता है, जो टीचर होता है, वो क्रिटिकली जज करता है अपने पढ़ाने के तरीके को, कि कैसे वो अपने कंसेप्ट को अच्छे से सॉल्व करा, मतलब अपने कंसेप्ट, अपने कंटेंट को अच्छे से पढ़ा पा रहा है, उसकी अपने सब्जेक्ट मैटर में कितनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है। अगर बच्चों के साथ कोई प्रॉब्लम आती है तो उन्हें वो कैसे सॉर्ट आउट करता है, और अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है तो उसे वो कैसे इंप्रूव कर सकता है। तो ये सब चीजें हमारी रिफ्लेक्टिव टीचिंग में आती हैं। फिर आता है आपका प्रोपोजिशनल नॉलेज। क्या होती है प्रोपोजिशनल नॉलेज? थीम मेजर करती है व्हाट द इंस्ट्रक्टर नोज इन एडिशन टू हाउ वेल इट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड इन अ लर्निंग ओरिएंटेड सेटिंग। मतलब एज ए इंस्ट्रक्टर क्या आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी क्लास में चीजों को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं और कैसे प्रेजेंट करते हैं अपनी क्लास में, कि उससे आपकी जो लर्नर ओरिएंटेड सेटिंग है वो बहुत अच्छी आए। कि आप अपने स्टूडेंट्स को एक कोहेरेंट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, जहां पे कहीं ना कहीं बच्चा अपने फंडामेंटल कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करता है, आप उसे एक्सप्लेन करते हैं, डिलीवर करते हैं अपने लेक्चर को, और प्रमोट करते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चे की जो एक कॉन्क्रीट थिंकिंग है, कि आप बच्चे को इस तरह से पढ़ाएं कि वो रियल लाइफ सिचुएशन में जाके उस चीज को बहुत अच्छे से कवर अप कर पाए। कोहेरेंट टू एब्स्ट्रैक्ट का मतलब, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जब इमेजिनेटिव थिंकिंग, जब आप चीजों को माइंड में सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, और कॉन्क्रीट का मतलब होता है कि जब तक आप चीजों को सिर्फ टच करके, समझ करके, मतलब हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करके आप समझ पा रहे हैं चीजों को। इन द केस ऑफ प्रोपोजिशनल नॉलेज, फर्स्ट इट इज एनालाइज्ड एज इट इज बेस्ड ऑन द बिलीफ एंड देन इट इज अप्लाइड इन, मतलब पहले आप चीजों को पढ़ें, समझें, अंडरस्टैंड करें, फिर आप उन्हें रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई कर सकें। ये आता है हमारा प्रोपोजिशनल नॉलेज के बारे में। तो इसलिए इसका जो आंसर है हमारा, सॉरी ये तो दूसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका आता है कि आपका असर्शन एंड रीजन आर आपके दोनों सही हैं, लेकिन ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। सो इसमें भी हमारा असर्शन रीजन आर वाला क्वेश्चन है। प्लानिंग फॉर द इंस्ट्रक्शंस रेफर्स टू द, जब आप प्लान करते हैं अपने इंस्ट्रक्शन को, जब आप अपने लेक्चर को प्लान करते हैं, तो वो किस चीज को रेफर करता है?
डिसीजंस मेड अबाउट ऑर्गेनाइजिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड इवैल्यूएटिंग इंस्ट्रक्शन। जब आप अपना इंस्ट्रक्शन आप प्लान करते हैं, लेसन प्लान आप बनाते हैं, तो किस चीज को आप रेफर करते हैं कि उसके बेसिस पे आपने किस तरह से अपने लेक्चर को ऑर्गेनाइज किया है, कैसे आपने इम्प्लीमेंट किया है, फिर आप अपने स्टूडेंट्स को कैसे इवैल्यूएट करते हैं। तो जो प्लानिंग होती है वो कहीं ना कहीं आपको एक सेंस ऑफ डायरेक्शन देती है कि जिस तरह का आपने लेसन प्लान बनाया है बच्चों को पढ़ाने के लिए वो बहुत अच्छा है, आपके स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग है, कहीं ना कहीं आपको एक कॉन्फिडेंस का फील करता है टू द टीचर। इट हेल्प्स द टीचर टू बिकम अ रिफ्लेक्टिव डिसीजन मेकर अबाउट इंस्ट्रक्शन। जब आप अपने इंस्ट्रक्शन को बहुत अच्छे से बनाते हैं, चीजों को बहुत अच्छे से कवर अप करके चलते हैं, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के बेसिस पर आप देखते हैं कि आपने जो इंस्ट्रक्शन बनाया है वो आपके स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग है, तो आपके अंदर वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस को भी बिल्डअप करता है। तो ये दोनों चीजें बिल्कुल सही हैं, असर्शन ए रीजन आर दोनों सही हैं, और असर्शन ए एंड आर जो है वो एक दूसरे की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ टीचर फाइंड्स दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स फॉर अ सेल्फ मेड टेस्ट इज पॉजिटिवली स्क्यूड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर साल आपका आता है, कभी नेगेटिवली स्क्यूड पे आता है और कभी पॉजिटिवली स्क्यूड पे आता है। तो आपको बताना है कि आपका टेस्ट का डिफिकल्टी लेवल कैसा है। अगर आपका टेस्ट जो है वो पॉजिटिवली स्क्यूड है तो ये पता होना चाहिए आपको कि अगर आपका टेस्ट पॉजिटिवली स्क्यूड होता है तो आपका जो टेस्ट है वो डिफिकल्ट है, और अगर आपका नेगेटिवली स्क्यूड होता है तो आपका जो टेस्ट है वो इजी होता है। क्योंकि जो हमारा पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का होता है, मोस्ट ऑफ द वैल्यूज आर क्लस्टर्ड अराउंड द लेफ्ट टेल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ सारी क्लस्टर्ड हो गई आपकी, इसलिए राइट टेल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा आपका वो लॉन्गर हो जाएगा। राइट टेल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो आपका लॉन्गर हो जाएगा, जो आपकी लेफ्ट टेल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की यहाँ सारी क्लस्टर्ड हो गई, तो इसलिए क्या होगा, ये आपका टेस्ट जो होगा इसका मतलब डिफिकल्ट होगा। लेकिन अगर आपका ये सब चीजें आपका पॉजिटिवली स्क्यूड जो होता है वो हमारा लेफ्ट साइड, जो नेगेटिवली स्क्यूड होता है वो हमारा लेफ्ट साइड पे होता है, नेगेटिव स्क्यूड लेफ्ट साइड पे होता है। तो इसलिए यहाँ पे अगर आपका होता है तो यहाँ पे जो आपका टेस्ट है वो यहाँ पे आपका टेस्ट इजी हो जाता है नेगेटिवली स्क्यूड में। इसमें आपके दो क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। जो आपका पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहां पर आपके टेस्ट जो होता है वो डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर आपका नेगेटिव स्क्यूड आता है तो आपका टेस्ट जो होता है वो इजी हो जाता है। तो इसलिए इसका आंसर हमारा होता है टेस्ट इज डिफिकल्ट, क्योंकि आपका जो टेस्ट है वो पॉजिटिवली स्क्यूड आ रहा है। सो ये था हमारा आज का लेसन, एंड आई विश कि आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस के साथ आपको एक्सप्लेनेशंस भी कराई हैं। सो अगर आपको मेरा लेसन पसंद है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर अटेंशन, स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग।